पीएम मोदी का कल से 2 दिन का सिक्किम दौरा। गैंगटॉक में ऑर्किडेरियम का करेंगे दौरा। राज्य स्थापना दिवस के 50वें वर्ष के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अरविंद केजरीवाल के पश्चिम बंगाल दौरे का कल दूसरा दिन। ममता बनर्जी के न्योते पर टीएमसी के पक्ष में केजरीवाल कर रहे चुनावी प्रचार। बोले, वोटर लिस्ट बदलने के लिए षड्यंत्र किया गया। 27 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। नदिया में टीएमसी पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पहले चरण के मतदान में जनता ने दीदी का सूपड़ा किया साफ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। पवन खेड़ा ने असम सीएम की पत्नी पर लगाए थे गंभीर आरोप। वॉशिंगटन डीसी में हिल्टन होटल में फायरिंग। ट्रंप की डिनर पार्टी में चली गोलियां। अफरा-तफरी के बीच राष्ट्रपति को सुरक्षित निकाला गया बाहर। हमलावर को पुलिस ने किया ढेर। एक बार फिर स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। 6 दिवसीय शिमला दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कल से 2 मई तक शिमला दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर शिमला पुलिस सब प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। ये बड़ी अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 6 दिन के शिमला दौरे पर। 2 मई तक उनका ये दौरा रहने वाला है और कल से 2 मई तक के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर शिमला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है। तो वहीं 2 दिन के सिक्किम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कल सिक्किम के गैंगटॉक का करेंगे दौरा। पीएम मोदी राज्य स्थापना दिवस के 50 वर्ष पूरे होने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पीएम मोदी समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। कल सिक्किम के गैंगटॉक का दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राज्य स्थापना दिवस के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। समापन समारोह में पीएम मोदी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। 2 दिन का उनका ये खास दौरा रहने वाला है। सिक्किम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जहां पर पीएम मोदी राज्य स्थापना दिवस के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अयोध्या से खबर सामने आ रही है, जहां शिव मंदिर में शिखर पर 29 अप्रैल को ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे। मंदिर के परकोटा में बना है शिव मंदिर। राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष सदस्य ने इसकी जानकारी दी है। आरएसएस के लगभग 1000 कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 29 अप्रैल को शिव मंदिर में ध्वजारोहण का किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर के परकोटा में शिव मंदिर बना है, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और राम मंदिर ट्रस्ट के खास सदस्य ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है और ये भी बताया है कि आरएसएस के लगभग 1000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला सामने आया। उत्तर प्रदेश में मिशन मोड में स्कूल चलो अभियान। 1 मई से प्रदेश भर में विशेष नामांकन अभियान शुरू होगा। 6 से 14 साल के हर बच्चे का 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने पर फोकस दिया गया है। दिव्यांग और बालिकाओं के नाम पर भी खास जोर दिया गया है। 1 मई से प्रदेश भर में एक्शन मोड में स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा। 6 से 14 साल के हर बच्चे का 100% नामांकन करवाने पर फोकस होगा। ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला करवाया जाएगा और दिव्यांग और बालिकाओं के नामांकन पर खास ध्यान रहेगा।
तो वहीं यूपी की कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने वाला है। ये अहम जानकारी, जहां पर यूपी की कनेक्टिविटी को एक बार फिर से नई रफ्तार मिलेगी। 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा। पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। मेगा परियोजना से यूपी की तस्वीर बदलेगी। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल जनपद जुड़ेंगे। बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली से भी ये जुड़ेगा। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी यूपी को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी की कनेक्टिविटी को एक बार फिर से रफ्तार देने के लिए एक नए एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा जो कई जिलों को जोड़ेगा, जिसमें हापुड़, मेरठ शामिल है। वहीं अरविंद केजरीवाल बंगाल के दौरे पर हैं। कल उनके दौरे का दूसरा दिन रहने वाला है। ममता बनर्जी के न्योते पर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे। कल चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने किया है सुप्रीम कोर्ट का रुख। जी आपको बता दें, पवन खेड़ा और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का रुख पवन खेड़ा ने किया है। कांग्रेस नेता ने असम की सीएम पर गंभीर आरोप लगाए थे। असम की सीएम की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा के ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर पवन खेड़ा ने हाईकोर्ट में जो है जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और अब पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अब ये पूरा जो मामला है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर कहा था कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं और इसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने जो है एफआईआर दर्ज करवाया था और अब इस पूरे मामले पर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं पवन खेड़ा। तो वहीं गाजियाबाद के खोड़ा के आजाद विहार इलाके में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा के पानीपत से भागकर लाई गई एक नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है, जो लड़की को बेला फुसलाकर गाजियाबाद ले आए थे और यहां किराए के मकान में छुप कर रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक इस अपहरण के संबंध में हरियाणा के पानीपत में पहले से ही मामला दर्ज था। स्थानीय हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को जब इलाके में संदिग्ध मौजूदगी की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर छापेमारी करके लड़कियों को बरामद कर लिया है और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये है कि जो महिला है वो किसी के यहाँ पे काम करती थी, उसके दोनों बेटे एक हिंदू लड़की को हरियाणा से भगा कर लाए। लड़की की सिर्फ उम्र 16 साल है, जिसका परिवार बड़ा परेशान है हरियाणा में। इसको ढूंढ रहे हैं। लव जिहाद में उसे फंसाकर खोड़ा लाए और खोड़ा में कमरा लेकर रह रहे थे। जिस बिल्डिंग में रहे थे मुसलमान व्यक्ति है। कमरा पूरी बिल्डिंग में 3000 का है, इसको 5000 का दिया गया क्योंकि इसने बताया कि मैं हिंदू लड़की लेकर आया हूँ। तो मुसलमान जितने भी है मकान मालिक ये श्रेय देते हैं लव जिहाद को। मैं तो ये कह रहा हूँ, सवाल पुलिस महकमे पर भी उठते हैं कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ये मकान मालिक किराएदारों को रख कैसे रहे हैं। और अगर हम लोग ध्यान ना दे तो इसको तो बहुत बड़ा टूल क्या कहते हैं सहारा मिल रहा है लव जिहाद को। मकान मालिक भी दे रहे हैं और आसपास के लोग भी दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से ऐसे लोगों पर सक्सेस
सदर बाजार इलाके में स्मार्ट मीटरों को लेकर व्यापारियों का आक्रोश अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। सदर व्यापार मंडल के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में व्यापारियों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर न केवल बिजली विभाग की नीतियों की आलोचना की बल्कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। व्यापारियों का तर्क है कि जब से ये नए मीटर लगाए गए हैं तब से बिजली के बिलों में भारी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, जिससे आम उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इस विरोध को उस वक्त और मजबूती मिली जब पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों का समर्थन किया। उन्होंने तकनीकी सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए स्मार्ट मीटरों में डेटा चोरी का बड़ा षड्यंत्र इसे करार दिया है और आशंका जताई है कि इसके माध्यम से लोगों की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल व्यापार मंडल ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर इन मीटरों को जल्दी से वापस नहीं लिया गया तो वो पूरे बाजार को बंद करके अपने आंदोलन को और अधिक उग्र बनाने के लिए मजबूर होंगे। व्यापारियों को बधाई देता हूं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष साकेत माहेश्वरी जी को बधाई देता हूं, पूरे व्यापार मंडल के साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ स्वतः निर्णय लिया कि हम काली पट्टी बांधकर 5 बजे तक बैठेंगे। अगर पहले चरण में बिजली विभाग कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा तो अगले चरण में सांकेतिक रूप से बाजार बंद करेंगे और इसमें सारे राजनीतिक दल के लोग सहमत हैं कि ये मीटर नहीं बता पाता कि आपने कितनी बिजली जलाई, बस माइनस दिखाता है। रोज मंत्री जी नए नए फरमान करते कि 1 किलोवाट का 1 महीने तक छूट, एसएमएस आएगा और कुछ भी नहीं हो रहा। जिस तरह से महिलाएं सड़कों पर उतरकर मीटर तोड़ रही हैं, वैसी ही स्थिति आज व्यापारियों की है। अगर विभाग ने तत्काल पुराने मीटर नहीं लगाए तो निश्चित रूप से व्यापारियों को वही कर। वहीं बीजेपी के अभियान नारी शक्ति स्वाभिमान विपक्ष ने अपमान के तहत हाथरस में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और जिले की प्रभारी बेबी रानी मौर्य के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कैबिनेट मंत्री, सदर विधायक और सांसद की मौजूदगी में विपक्षी दलों का पुतला फूंका गया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सपा और कांग्रेस जैसे दल हमेशा से महिला आरक्षण बिल की राह में रोड़ा अटकाते आए हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को उनका हक मिलने में देरी हुई है। इसी बीच पुतला दहन के दौरान भीड़ और अफरा तफरी के बीच एक महिला कार्यकर्ता अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिर गई, जिसके बाद से उसके पैर में चोट आई है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए उसे नाले से बाहर निकाला और इस घटना का सोशल मीडिया इन दिनों खूब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। नारी शक्ति स्वाभिमान रैली में विपक्ष के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। देख सकते हैं आप, जन आक्रोश महिला पदयात्रा नाम से ये रैली निकाली गई, जहां पर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने सपा, कांग्रेस और विपक्ष का पुतला दहन किया। बारे में यही कहना चाहेंगे कि सपा ने और कांग्रेस ने, टीएमसी ने, डीएमके ने, सबने मिल के ये जो महिला आरक्षण बिल को गिराया है, नारी अभिनंदन वंदन बिल को गिराया है, हम इसकी निंदा करते हैं और इस अपमान को हम भूलेंगे नहीं और इसका बदला हम इन्हें 2027 में देंगे। तो वहीं जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ताजा मामले में चांदपुर थाना पुलिस ने एक और शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 25,000 के नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश एक शातिर हिस्ट्री शीटर है। उस पर विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे कुल 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश में थी। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए इस तरीके के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। खबर बुलंदशहर से है। बर्थडे पार्टी में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनमें बर्थडे पार्टी चल रही थी, इस दौरान चेहरे पर केक लगाने को लेकर पूरा विवाद हुआ और देखते ही देखते ये विवाद
जो है पूरा मामला गंभीर स्थिति में तब्दील हो गया। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूरे मामले पर पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिम में बर्थडे पार्टी में हत्या हुई थी और 3 लोगों का 3 जो है इसमें अरेस्ट किए गए हैं और कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है अब बतूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बुलंदशहर से ये पूरा मामला है। बर्थडे पार्टी में ट्रिपल मर्डर का ये मामला सामने आया। ये कोतवाली खुर्जा नगर में बुलंदशहर में कल मतलब 25/26 के रात्रि में लगभग 10:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि अमरदीप, आकाश और मनीष वो तीनों जो है यहाँ पे अमरदीप, मनीष और आकाश ये तीनों जिम में थे। तो यहाँ पे किसी जीतू नाम के लड़के का जन्मदिन था। जन्मदिन में किसी बात पे विवाद हो गया। विवाद होने के कारण से विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद उसमें जो है अभी तक से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें गोली चली, जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, अमरदीप की, मनीष की और आकाश की। रिजर्व पुलिस लाइन बदायूं में रिक्रूट आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर बरेली के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया, जो सीधे लखनऊ से सुना गया। एसएसपी अंकित शर्मा ने सभी नव प्रशिक्षित रिक्रूट आरक्षियों को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा, देश की सेवा और जन सुरक्षा के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह के बाद अब ये नए सिपाही पूरी तरीके से प्रशिक्षित होकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मैदान में उतरेंगे। चार 421 रिक्रूट आरक्षियों को जो है वो परेड में शामिल हुए हैं। डीआईजी ने परेड की सलामी ली है। सभी लोग जानते हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ 62,000 रिक्रूट आरक्षियों ने पासिंग आउट परेड किया, उसमें शामिल हुए। उसी क्रम में जनपद बदायूं में 489 रिक्रूट्स थे। एसएसपी बदायूं अंकिता शर्मा के नेतृत्व में इनके द्वारा अपना 9 माह का प्रशिक्षण पूरा किया गया है और इसके बाद ये सभी लोग डिजिटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जो जनपद इनको आवंटित किए गए उन जनपदों में रवाना हो रहे हैं। एक उच्च कोटि का पासिंग आउट परेड यहाँ पर किया गया। तो वहीं बदायूं जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने बीते 24 अप्रैल को एक दंपत्ति के साथ हुई लूट की वारदात का महज कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को बदमाशों ने राह चलते एक दंपत्ति को अपना निशाना बनाया था और उससे कीमती सामान लूट लिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई। सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके तीनों लुटेरों को धर दबोचा है। इनके कब्जे से लूटा गया सारा सामान और नकदी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। निर्देशानुसार जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत आज दिनांक 26 अप्रैल को बिसौली पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 24 अप्रैल को पर्स स्नैचिंग की जो घटना घटित हुई थी, जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया था, आज सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को सचिन, गोपाल और शुभम को गिरफ्तार किया गया तथा उन्हें माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जेल हेतु आदेशित किया गया है, उनको जेल रवाना किया गया है। इन अभियुक्तों के पास से एक मंगलसूत्र, 2 जोड़ी पायल, फूला गुच्छा, हाथफूल तथा आधार कार्ड बरामद हुआ है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
फिरोजाबाद से खबर, जहां फिरोजाबाद में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने महिला जन आक्रोश अभियान के तहत विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महिला आरक्षण बिल में देरी के लिए विपक्ष के परिवारवाद को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें महिला विरोधी करार दिया। स्मार्ट मीटर के विरोध को लेकर विपक्ष की साजिश बताते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए महिलाओं को आगे करना गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पुरुष आयोग के गठन पर भी अपना पक्ष रखा है। हालांकि स्थानीय डीएम तहसीलदार ने विवाद पर चुप्पी साध ली है। इसी के साथ उन्होंने आगामी चुनाव में महिलाओं की मजबूत भागीदारी का दावा भी किया है। प्रतिनिधित्व तो आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा में उन्हीं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है महिलाओं का, जो बीजेपी से हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। विपक्ष ने कभी लड़ाया या कभी सोचा ही कहाँ है, तो निश्चित रूप से क्यों नहीं होगा, जरूर लड़ेंगे महिलाएं। उसमें भी क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2027 में आप लोग? देखिए 2007 हम मुद्दों की बात नहीं करते, हम हकीकत की बात करते हैं। आज जो सिचुएशन है और जो नियत विपक्ष की दिखा रही है उसको सारी महिलाएं देख रही हैं और इसका अंजाम विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि महिलाओं की कोई जाति नहीं है, महिलाओं को कोई धर्म नहीं है, महिलाओं की कोई पार्टी नहीं है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे फतेहपुर से आई खबर की। जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। ताजा मामला चांदपुर थाना पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ का है। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में पुलिस 25,000 के नामी हिस्ट्री शीटर बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। उस पर विभिन्न थानों में हत्या की कोशिश, लूट और डकैती जैसे कुल 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी क्रम में सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर ने सिख सामाजिक न्याय यात्रा जो है उनके साथ बहराइच पहुंची है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव और जिला उपाध्यक्ष अनिल यादव ने की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सरदार कुलदीप सिंह भुल्लर ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि सिख समुदाय बीजेपी के साथ मन से नहीं बल्कि भय से जुड़ा हुआ है। भुल्लर ने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी व्यापारियों को डरा धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिख समाज अब जागरूक हो चुका है और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को पूर्ण समर्थन देकर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। बहराइच पहुंची है सिख सामाजिक यात्रा। सामाजिक यात्रा को लेकर जो है इस बीच कुलदीप सिंह भुल्लर ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश को फतह करेगी। बहराइच पहुंची है सिख सामाजिक यात्रा। इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि पूरा सिख समाज अपनी मर्जी से नहीं, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि भय से जुड़ा हुआ है बीजेपी के साथ। तीन सीटें समाजवादी पार्टी ने दी थी और महज भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट दी थी। समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें दी थी। समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में कैबिनेट में भी लिया था, सिख समाज को कैबिनेट में मंत्री बनाया था, जेल मंत्री बनाया था और उस एक राज्य मंत्री बनाया था और भी बहुत सारे सिखों को संगठन में देख लीजिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश से मैं अकेला राष्ट्रीय सचिव हूँ और भी बहुत सारा सम्मान मुझे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक सिख समाज को देख लीजिए जिसको ना प्रदेश कमेटी में है लोग कोई, ना उनका राष्ट्रीय कमेटी में किसी सिख समाज को सम्मान है। केवल वो हमारे गुरुओं का दिन बना करके हमें हमारे साथ होने का ढोंग करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी सिख को कोई अच्छा सम्मान नहीं मिला है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में